ऑडियो क्रमांक 3। बुक कोड H_PN_06। पुस्तक का नाम गृहस्थ जीवन एक तपोवन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सुयोग्य जोड़ियां इस तरह मिलेंगी। जिस प्रकार बाल विवाह और दहेज प्रदर्शन धूमधाम वाले विवाहों का प्रचलन लोगों की अभिरुचि में सम्मिलित हो गया है, उसी प्रकार वर कन्या के अनुरूप जोड़ा मिलने में भी लोगों के कुछ विशेष दृष्टिकोण हैं। यूं कई समुदायों में लड़के के लिए लड़की ढूंढने के लिए निकलने का भी रिवाज है, पर आमतौर से लड़की वाले ही लड़का ढूंढने निकलते हैं। इसमें पहली बात होती है अपनी जाति या उपजाति की। लड़का उसी में मिलना चाहिए। इसके बाद यह देखा जाता है कि उसकी पैतृक आजीविका क्या है। कभी यह सोचा जाता रहा होगा कि लड़का कमाने योग्य न रहे तो उसके संचित संपदा के हिस्से पर लड़की का पालन पोषण होता रहे। उन दिनों शिक्षा और स्वावलंबन पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, पर वह मान्यता समय की प्रगति के साथ साथ थोथी सिद्ध होती गई। पैतृक संपत्ति बड़ी दिखने पर भी उसके कई हिस्सेदार होते हैं। वे समर्थ होने पर मिलजुल कर साथ रहने की अपेक्षा बंटवारा पसंद करते थे। हर एक के हिस्से में थोड़ी थोड़ी भूमि आती थी। बड़ा घर होने पर उसका बंटवारा और भी कठिन पड़ता था। विधवा या संकोची का हिस्सा दूसरे समर्थ भागीदार छुड़ा लेते थे। फलतः जिस संपदा पर बड़ी आशा लगाई गई थी और उसे निश्चिंतता का आधार समझा गया था, वह सम्मिलित रहने पर तो सबका गुजारा करती थी, पर बंटवारा होते ही वह कांच के टूटे ग्लास की तरह बिखर जाती और जिनका कब्जा मजबूत था उन्हीं के काम आती। लड़के की योग्यता से भी अधिक जिस पैतृक संपदा को ध्यान में रखा गया था, वह समय आने पर कागज के नाव जैसी सिद्ध होती। आए दिन उसी को लेकर द्वेष, दुर्भाव और कोर्ट कचहरी का सिलसिला चलता रहता। यह बात समझदार ही स्वीकारने लगे कि पैतृक संपदा का आधार पर लड़के का चुनाव करना बेकार है। सुंदरता कागज के फूल जैसी है। 16 से 22 वर्ष तक 6 वर्ष ही वह टिकती है। इसके बाद प्रौढ़ता, परिपक्वता आती है। वह कोमलता विदा हो जाती है जिसे सुंदरता कहा जाता था। इस देखभाल का नंबर 3 माना जाता है कि लड़का स्वतंत्र रूप से कुछ कमाने खाने लगा या नहीं। उसके पीछे व्यसन, दुर्गुण, कुसंग तो नहीं लग गए। सुंदर और संपन्न घर का होते हुए भी यदि लड़का दुर्व्यसनों का शिकार हो गया है, स्वभाव से क्रोधी या कमजोर है, तो वह न केवल स्वयं सदा परेशान रहेगा, वरन उस लड़की को हैरानी में डाले रहेगा जो उसके पल्ले बंधी है। देखभाल इन्हीं सब बातों की होनी चाहिए। लड़की देखते समय इस संबंध में उसकी शक्ल सूरत भर देखी जाती है। उसका बहुत थोड़ा महत्व है। असल में लड़की की सूरत नहीं, वरन स्वभाव से घर भर का काम पड़ता है। उसी के कारण गृहस्थियां बनती और बिगड़ती हैं। 10-5 मिनट में किसी को देखकर या 2-4 प्रश्न पूछकर किसी के स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। यह तभी संभव है जब किसी रिश्तेदारी या पड़ोस का उसके साथ निकटवर्ती संबंध रहा हो और यह देखा जाए कि किस प्रकार की उसमें आदतें पक रही हैं। क्रोधी, आलसी, असहिष्णु, अनुदार जैसी प्रकृति तो नहीं है। यही दुर्गुण पारिवारिक कलह का कारण बनते हैं। इनके बीजांकुर पहले से ही हो या ढील डालने पर पनपते रहे। प्रौढ़ हो जाए तो फिर आदत में सम्मिलित होने के उपरांत उनका छूटना कठिन पड़ता है। ऐसी दशा में उन दोषों को टालने या सहते रहने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। तब वह लड़की घर संभालने या नेतृत्व कर सकने के योग्य तो रहती नहीं। इसी प्रकार
निर्वाह भर करना पड़ता है। तलाश करने पर निकला जाए तो उसके स्वभाव का पता लगाया जाए। इसलिए ऐसे पड़ोसी से पूछताछ की जाए जो उस घर में आता जाता रहा हो और स्वभाव संबंधी अधिक ध्यान देता रहा हो। लड़कियां भी सुंदर वर चाहती हैं। लड़के तो प्रायः इसी बात पर अड़ जाते हैं और अभिभावकों तक की अवज्ञा करके उस लड़की के लिए आग्रह करते हैं जो उनकी पसंदगी पर खरी उतरे। उनकी कसौटी सिनेमा की नर्तकियों को देखते देखते बनती है, पर यह भूल जाते हैं कि धनवान विद्वान होने की तरह रूपवान होने का भी एक नशा होता है। यदि वह भड़कने लगे तो सामान्य शक्ल सूरत के पति से संतुष्ट नहीं होती, उसके प्रति लगाव भी कम रहता है। उपेक्षा अवज्ञा का सिलसिला चल पड़ता है। घर में आने जाने वाले उस पर जोर डालना शुरू करते हैं और बहका फुसला कर पतन के गर्त में गिराने तक के लिए सहमत कर लेते हैं। संस्कृत में एक उक्ति आती है, अति रूपवती भार्या शत्रु। पत्नी का अति रूपवान होना भी एक प्रकार से घर में शत्रु पाल लेने के बराबर है। उनमें मनचलापन आ जाता है, बौरा कर दिया जाता है। ऐसी दशा में घर में धन दौलत से लेकर प्रतिस्पर्धा जन्य मारकाट तक की नौबत आ जाती है। लड़की को देखते समय यह भी सोच लेना चाहिए कि वह भी अपने सदृश वर चाहे और न मिलने पर संतुष्ट रहे तो कुछ बेजा बात नहीं है। लड़के तो आमतौर से इस प्रकृति के होते हैं, खास तौर से खूबसूरत लड़के। वे पत्नी के प्रति असंतोष प्रकट करते या उपेक्षा करते देखे गए हैं। अस्तु औसत भारतीय के अपने देश में आम तौर से देखे जाने वाले रंग रूप को ही मध्यवर्ती संभावना मानकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत खूबसूरत लड़का या लड़की देखने के कुचक्र में नहीं फंसना चाहिए। अमीरों के घर में उनका मुंह मांगा दहेज देकर पहुंचा देने के लिए मध्यवर्ती या गरीब लोगों का प्रयत्न करना बेकार है। गरीब घरों की लड़कियां अमीरों के घर जाकर तिरस्कृत होती हैं और नौकरानी की तरह काम करने के लिए बाधित होती हैं। उन्हें बेचारी बनकर रहना पड़ता है। जिस घर में अमीरी पहुंचती है उसमें अहमन्यता एवं बदमिजाजी बदसलूकी भी जा पहुंचती है। सज्जनता, नम्रता, सहानुभूति, शिष्टता जैसे सद्गुण अनायास ही विदा हो जाते हैं। उन दुर्गुणों का दबाव उस लड़की पर पड़ता है जो गरीब घर से आई है। पग पग पर तिरस्कृत होते रहने के कारण बहुत बार उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। इन तथ्यों को ध्यान से देखते हुए औसत दर्जे या गरीब वर्ग के व्यक्ति को अपनी ही स्थिति का सुयोग ढूंढना चाहिए। अमीरों के घर में खुशामद करके या दान दहेज में अपना घर पूरा बेचकर उनके यहाँ ठूसने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते समय सोचा यह जाता है कि हमारी लड़की किसी प्रकार सुखी बनने की स्थिति में जा पहुंचेगी, किंतु होता ठीक उससे उल्टा है। लड़का ढूंढते समय कन्या के अभिभावकों को इस तथ्य को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। न बहुत खूबसूरत लड़का ढूंढा जाए, न अधिक संपन्न और न पैतृक संपदा पर नजर डाली जाए। देखा केवल इतना जाए कि लड़का कमाऊ है या नहीं, वह अपने परिश्रम से इतना कमा सकता है या नहीं कि जिससे अपने परिवार का भली प्रकार निर्वाह कर सके। शिक्षा उच्च स्तरीय ही हो इसका महत्व नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाप की दौलत को खर्च करते हुए कोई भी लड़का कॉलेज की पढ़ाई पढ़ सकता है, पर जैसा कि चाहा गया है कि उस आधार पर ऊंची नौकरी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तीसरे डिवीजन पास होने वालों को ऊंची कक्षाओं में अच्छे स्कूलों में दाखिला तक नहीं मिलता, फिर ऊंची नौकरी कहाँ से मिले। उच्च शिक्षितों में एक भावना घर कर जाती है कि मिले तो ऊंची नौकरी ही मिले। लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा कर लेने पर उन्हें झक मारकर कोई कम पैसे की निजी नौकरी करनी पड़ती है। वह इतनी कम होती है कि परदेश में किराए का मकान लेने
में वेतन का अधिकांश भाग तो उसी में चला जाता है। साथ ही इज्जत रखने वाले कपड़े पहनकर भी रहना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वह इतना नहीं होता कि परिवार का पालन ठीक प्रकार हो सके। स्त्रियां तो जननी बनने के बाद योग्य नहीं रहती कि घर से बाहर जाकर कुछ कमाने धमाने में हाथ बटा सके। उनकी अशिक्षा, संकोचशीलता और प्रतिबंधिताएं भी ऐसी होती हैं कि वे यदि कुछ करना चाहे तो कर भी नहीं सकती। ऐसी दशा में उन्हें वास्तविक गरीबों से भी गई गुजरी स्थिति में रहना पड़ता है। सुशिक्षित लड़के के साथ रहकर भी वे गरीबों से गई गुजरी स्थिति में रहती हैं। ये वे खतरे हैं जिन्हें आकर्षण समझकर कम आय वाले फंस जाते हैं और पीछे जन्म भर अपनी भ्रांति के लिए सिर धुनते रहते हैं। लड़का या लड़की ढूंढने से पूर्व उचित सुयोग संयोग ढूंढने से पहले अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए, किनके दरवाजे जाना है किनके नहीं। इस संदर्भ में अपना मत बन जाने पर आधी भागदौड़ में कटौती हो जाती है और केवल उन्हीं के यहाँ जाया जाता है जहाँ उपयुक्तता है। उपयुक्तता की कसौटियाँ ये मानी जा सकती हैं कि लड़का स्वस्थ है, भले ही सुंदर न हो, स्वभाव व्यवहार में असभ्य न हो, भले ही वह उच्च शिक्षित न हो, काम धंधे में लगा हुआ हो, भले ही उसके घर में पैतृक संपदा न हो, उसका परिवार सुसंस्कारी, सज्जन, मिलनसार हो, ऐसा न हो जो कमाई अधिक या अवांछनीय होने के कारण गर्भ से फूल गया हो और सीधे मुंह बात तक न करता हो। अनुचित कमाई से घर भरने वाले ही अधिक इतराते, अधिक उद्दंडता दिखाते देखे गए हैं। उनके घरों में मांस मदिरा का भी दौर रहता है। ऐसे घरों में किसी आधुनिका का गुजारा तो हो सकता है, किंतु संभ्रांत घर की शालीन, संकोची या सज्जन घर की लड़की का निर्वाह नहीं हो सकता। किसी प्रकार उसे दिन काटने पड़े तो रोते रुलाते ही अपना समय गुजारती है। इसलिए सयानी कन्या जब 18 वर्ष से अधिक आयु की हो जाए तब विवाह की बात सोचनी चाहिए और अपने प्रचलन के हिसाब से लड़का या लड़की ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। लड़की को ऐसी न रहने दिया जाए कि वह घर गृहस्थी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्व के संबंध में कुछ समझती ही न हो। जीवन में आए दिन काम आने वाले गुण, कर्म, स्वभाव का स्वरूप एवं ढांचा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ अंक गणित, बीज गणित, इतिहास, भूगोल आदि ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जो व्यावहारिक जीवन में काम नहीं आते। जो काम आते हैं वे पढ़ाए नहीं जाते हैं। इसलिए अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी व्यावहारिक ज्ञान के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह कार्य ट्यूशन लगाकर किराए के मास्टरों से नहीं कराया जा सकता। यह ऐसा दायित्व है जिसे स्वयं ही निभाना चाहिए। माता पिता दोनों मिलकर उन सभी विषयों को पढ़ा सकते हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, पर स्कूली पढ़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इस प्रकार की भारत की क्षेत्रीय एवं जातीय समस्याओं के अनुरूप समाधान सुझाने वाली पुस्तकें लिखने का काम कहीं से भी आरंभ नहीं हुआ है। बाजार में केवल अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद मात्र देशी भाषाओं में मिलते हैं। उनमें पाश्चात्य देशों की स्थिति के अनुरूप ही कुछ लिखा छपा मिलता है। उपयुक्त लड़की लड़के तलाश करने में एक कठिनाई और है कि पुरातन मान्यता पग पग पर आड़े आती है कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। जातियां बिखरी हुई हैं, पास पास वे कदाचित ही बड़ी संख्या में कहीं बसी हों। इसलिए लड़की लड़के ढूंढने के लिए दूर दूर बिखरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तब ऐसे लड़की लड़कों का पता लगाना कठिन होता है जो गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से अनुकूल पड़ते हो, उनके बारे में समग्र एवं गहरी जानकारी हो। बहुत दूर दराज के रिश्तों में एक प्रकार से संबंध विच्छेद की स्थिति बन जाती है। पितृगृह और ससुराल एक दूसरे से जब बहुत दूर पड़ जाते हैं तो दोनों परिवारों के सदस्य परस्पर बहुत दिनों से मिलते हैं। तब उनकी घनिष्ठता और आत्मीयता भी कम हो जाती है।
यह स्थिति दुख सुख बांटने में और परस्पर निकटवर्ती रहने में सहायक नहीं रहती। लड़कियों को तो विशेष रूप से इससे भावनात्मक ठेस लगती है। एक पक्ष से तिरस्कृत होने पर दूसरे पक्ष की हिमायत सिफारिश का आधार बना रहता है। इस स्थिति में वे निराश नहीं होती, हिम्मत में कमी नहीं आने पाती। दुख मुसीबत में एक पक्ष उपेक्षा करे तो दूसरे से सहायता मिलने की आशा बनी रहती है। यह स्थिति दूरदृष्टि से उपयोगी है। एक पक्ष के सिर पूरी तरह मड़ दिए जाने, दूसरी ओर से सांत्वना के स्वर भी न मिलने से वे टूट जाती हैं और अपने को तिरस्कृत, उपेक्षित, असहाय अनुभव करने लगती हैं। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जबकि दोनों परिवारों के बीच लंबी दूरी न हो, किसी न किसी के आने जाने की खबर सुध लेते रहने का सिलसिला बना रहे। जाति उपजातियों की कट्टरता अब टूट रही है। प्रगतिशीलता समूचे हिंदू समुदाय को एक करके रहेगी। जातियों के आधार पर अभी जो बिखराव चल रहा है वह बहुत समय टिक न सकेगा। लोग जाति बंधन को तोड़कर हिंदू मात्र में विवाह करने लगेंगे। कारण कि जाति पांति के विभाजन का आधार न तो तर्क संगत है, न विवेक संगत, न उसमें बुद्धि विवेक का समर्थन है, न उसकी संगठनात्मक उपयोगिता। प्राचीन परंपराएं भी इसका समर्थन नहीं करती। व्यवसाय के हिसाब से वर्ण और जातियां बनी थी। अब हर व्यक्ति हर व्यवसाय को करने लगा है। ऐसी दशा में जाति वंश का कोई स्थिर आधार नहीं रहा और वह प्रचलन लकीर पीटने जैसा रह जाता है। यदि अभी से इन टीलों को, खाई खड्डों को ढहाकर समतल बनाना शुरू कर दिया जाए तो यह सब प्रकार श्रेयस्कर ही होगा। विवाह शादियों में इससे भारी सुविधा मिलेगी। अपनी ही जाति का लड़का या लड़की ढूंढने में उस छोटे दायरे के अंतर्गत इच्छित जोड़ियां मिलने में भारी कठिनाई होती है। लड़कों की नीलामी बोली भी इसलिए बढ़ती है कि उस छोटे दायरे में विक्रेता कम और खरीदार ज्यादा होते हैं। अच्छे लड़कों का एकाधिकार बन जाता है और फिर वे अपना माल मुंह मांगी कीमत पर बेचते हैं। यदि दायरा चौड़ा हो, कम से कम उन जातियों का झंझट तो मिट ही जाए। प्राचीन काल की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही विभाजन हो तो हर वर्ग के करोड़ों लड़के और करोड़ों लड़कियां सामने होंगे। इनमें से इच्छित जोड़ी मिलाने में तनिक भी कठिनाई न होगी। पड़ोस के गांव मोहल्ले में भी जान पहचान के संबंधी मिल जाएंगे और शादियों की ढूंढ खोज के लिए जो भारी दौड़ धूप करनी पड़ती है उसकी आवश्यकता न रहेगी। अपने गायत्री परिवार में ही इन दिनों 24 लाख के करीब सदस्य हैं। यह संख्या किसी बड़ी उपजाति के समतुल्य है। यदि इसी परिवार के लोग बिना जाति उपजाति का सवाल उठाए आपस में विवाह शादी करने लगे तो उनकी विचारों की समता के कारण आत्मीयता भी अधिक रहेगी और दान दहेज, बारात, धूमधाम का सवाल भी न उठेगा। यदि सुयोग्य जोड़े ढूंढने हैं तो हमें जाति पाति की कट्टरता छोड़नी होगी और आदर्शवादियों को अपने परिकर को इस हेतु महत्व देना होगा।